स्टूडेंट्स, हम लोग क्लास शुरू करने जा रहे हैं और आप लोग ध्यान से देखिए। आप लोगों को एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि ये जो क्लास आप लोग देख रहे हैं या ये जो क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को इस क्लासेस में मिल रहे हैं, इन सभी का पीडीएफ जो है इसी वीडियो के नीचे दिया रहता है। आप लोग अपने ये जो क्लासेस देखा करते हैं, खासकर क्वेश्चंस की, तो आप लोग यूट्यूब चैनल पर जब भी देखा करें तो उसका पीडीएफ नीचे से डाउनलोड कर लिया करें। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पीडीएफ डाउनलोड करना होता है, तो उससे काफ़ी आसानी हो जाती है। ये पूरा का पूरा एक पीडीएफ फॉर्मेट में है जिसमें कि डे 1 से लेकर यानी कि शुरू से लेकर आखिरी तक के सभी क्वेश्चंस जो कि कलेक्टेड हैं अलग अलग जोन से, उन सब का पीडीएफ आप लोगों को बना के दे दिया गया है। तो आपके पास एक अच्छा खासा कलेक्शंस है, क्योंकि ये 3 तारीख से लगातार आए हैं किसी ना किसी पेपर्स में, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी हैं। तो आप लोग पहले तो ये पीडीएफ डाउनलोड कर लें इस वीडियो के नीचे से, और उसके बाद फिर इसके पास जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं किए हैं उसको आज हम लोग फिनिश कर लेते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक से पीडीएफ डाउनलोड करना बहुत आसान है। आपको जैसे ये पीडीएफ दिखाई दे रहा है, ये 5 अक्टूबर वाले वीडियो का है। इसी के नीचे अगर आप लोग थोड़ा सा ड्रैग करेंगे अपने वीडियोज़ को, तो आपको यहाँ बॉटम में कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिलती है। आपके मोबाइल में भी एक छोटा सा एरो होता है वीडियो के नीचे। फुल स्क्रीन पर वीडियो मत चलाइएगा, छोटी स्क्रीन पे चलाइएगा पोर्ट्रेट मोड में। तो ये एरो जो दिखाई देता है उसी के नीचे आप लोगों को डाउनलोड द पेपर है, ये लिंक है। आप लोग इस लिंक को क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका पीडीएफ स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा और आप लोग उस लिंक से वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे इस तरीके से। तो आप लोग ये वीडियोस के नीचे दिए गए, इसी वीडियो के नीचे जो अभी आप देख रहे हैं, ये वाला पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिएगा। ये पीडीएफ बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको, बिकॉज आपके जो इस मंथ के एग्ज़ाम्स हैं उसके सारे क्वेश्चंस इसमें अवेलेबल हैं। आज के क्वेश्चन पेपर को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पेपर इमरान ने, जो कि बैच 1 का है, इसने सेंड किया है। देखिए ध्यान से, पहला सवाल हाइपरलिंक डिफ़ॉल्ट कलर। हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर क्या है, आप लोग इसको बहुत आसानी से देख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करा लिया, ये रहा मेरा स्क्रीन पर वर्ड, और मैंने यहाँ पर एक हाइपरलिंक टाइप कर दिया। हाइपरलिंक टाइप करने का मतलब बहुत सिंपल है, आप कोई वेबसाइट भी टाइप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया youtube.com/मिनेश सचान। आप जैसे ही देख रहे होंगे मैंने ये लिखकर वेबसाइट एंटर किया है, वो ब्लू कलर में हो गया। या फिर मैं कोई दूसरी चीज़ भी लिख देता हूँ, क्लिक फॉर मोर डिटेल्स। अब अगर आप लोग चेक करें, मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ और हाइपरलिंक के लिए या तो इंसर्ट के अंदर हाइपरलिंक इसे क्लिक करें या कंट्रोल की दबा दें, बात एक ही है। आपके स्क्रीन पर हाइपरलिंक ऑप्शंस खुल जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि इस पर्टिकुलर वर्ड को किससे लिंक कर दें, तो मैंने कोई भी एक फ़ाइल ओपन करा ली जिससे इसको लिंक करना है। मैंने इस फाइल को क्लिक कर दिया और ओके कर दिया। आप देखेंगे ये भी हाइपरलिंक होते ही ब्लू कलर में हो गया। अब माउस में जैसे ही इसको ऊपर क्लिक करता हूँ कंट्रोल के साथ, आप देखेंगे ऑटोमेटिकली जिस फाइल से मैंने इसको लिंक किया है वो फाइल स्क्रीन पर ओपन हो जाएगी, ऐसा। तो आप देख पा रहे हैं कि ये सारा का कुछ कितना इजी है। तो कंप्यूटर्स को, या यूँ कहिए कि हाइपरलिंक को जब हम लोग क्लिक करते हैं या डिफ़ॉल्ट क्रिएट करते हैं तो वो ब्लू कलर में दिखता है, अपने आप ये कलर मेंशन हो जाता है डिफ़ॉल्ट कलर्स। तो इसका सही जवाब है हाइपरलिंक का डिफ़ॉल्ट कलर्स जो है वो ब्लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। ये बहुत यूज़फुल और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा जूम बढ़ा लें। कंट्रोल+सेमीकोलन, ये शॉर्टकट की है। आप लोग खुद जोर लगा के या दिमाग लगाइए, बताइए कि कंट्रोल+ रेशियो किसकी शॉर्टकट की होगी। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोल लीजिए और यहाँ पर आप लोग कर्सर रखिए और कंट्रोल के साथ सेमीकोलन बटन दबा दीजिए। आप देखेंगे आज की डेट आ जाएगी। तो ये डिफ़ॉल्ट डेट डालने की शॉर्टकट की है, लेकिन डेट जो होती है एक्सेल में पहले होता है और फिर DDYY होती है। आप लोग इसे राइट क्लिक करिए, इसका फॉर्मेट सेल पे क्लिक करिए। आपको बता दें फॉर्मेट सेल की भी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल+1, और आप लोग इसके में से जो भी डेट फॉर्मेट चाहिए वो लेकर ओके कर दीजिए। तो देखिए आपको आज की डेट दिखाई देने लगी। तो आपको पता चल गया कि ये शॉर्टकट की डिफ़ॉल्ट डेट यानी कि करंट डेट डालने की होती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस आया है इसीलिए आपको बता दिया गया। एक शॉर्टकट की और है, कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबाने से क्या होता है, ये भी देख लेते हैं।
जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोगों ने लिखा है यहाँ पर x2, साइज़ बड़ा कर लेते हैं, कंट्रोल शिफ्ट ग्रेटर देन से 2 को सिलेक्ट करिए और सिर्फ 2 को, और कंट्रोल के साथ माइनस बटन दबा दीजिए। आप देखेंगे ये बेस में आ जाता है, यानी सबस्क्रिप्ट बन जाता है। तो ये शॉर्टकट की सबस्क्रिप्ट की है, लेकिन अगर मैं कंट्रोल प्लस इक्वल टू दबा देता तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो जाता, ऊपर चला जाता। तो सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट के लिए ये यूज़ करते हैं। तो आपको पता चल गया कि कंट्रोल प्लस इक्वल टू सुपरस्क्रिप्ट की होती है। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कुकीज़। कुकीज़ पर एक क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चंस कई बार आ चुका है कि कुकीज़ के बारे में बताना होता है। अब पहले तो कुकीज़ समझ लीजिए होता क्या है। जब कभी आप लोग नेट सर्फ करते हैं, इंटरनेट पे कुछ भी चीज़ सर्फ करते हैं, इंटरनेट पे जैसे मैंने कोई वेबसाइट खोली, सबसे पहले इंटरनेट वो वेबसाइट नेट से डाउनलोड करता है, या ब्राउज़र मैंने ओपन किया तो नेट से वो वेबसाइट डाउनलोड होगी। डाउनलोड हो जाने के बाद आप लोगों की उस वेबसाइट में जो जो हिस्सा डायनेमिक होगा, डायनेमिक वर्ड का मतलब होता है वेब पेजेस में वो पेजेस डायनेमिक कहलाते हैं जो रेगुलर अपडेट हो रहे होते हैं। तो जो हिस्सा डायनेमिक होता है वो नेट से डाउनलोड नहीं होता, वो आपके स्क्रीन पर हमेशा लाइव अपडेट होता है। जैसे न्यूज़ चैनल है, तो न्यूज़ चैनल ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज कर लिया तो कल भी वही वेब पेज खुलेगा, वो चेंज होता रहता है। लेकिन जो आप लोगों का कुछ पेजेस ऐसे हैं, कुछ वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि डायनामिक्स नहीं रहती, उनमें मैक्सिमम पोर्शन 70-80% जो है वो वैसे ही रहेगा। कोई वेबसाइट्स खोल ली, जैसे रेडिफ की आपने खोल ली, तो रेडिफ का 60% पेज वही रहता है, वो थोड़ा बहुत चेंज होता है। तो इंटरनेट क्या करता है, वो जो चीज़ रेगुलर सेम रहती है उसको अपने कंप्यूटर्स में सेव कर लेता है कुकीज़ के फॉर्म में। और जब कभी आज उस वेबसाइट को आप दोबारा ओपन करने लगते हैं तो वो सारा का सारा पेज नेट से नहीं डाउनलोड करता, वो 70% जो ऑलरेडी आपका सेव है कुकीज़ में वहाँ से ले लेता है, और 30% जो मॉडिफाई हुआ है वो सिर्फ नेट से डाउनलोड करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इससे फ़ायदा ये रहता है कि आपका इंटरनेट से जो पेज ब्राउज़ होके आने वाला है उसकी स्पीड तेज़ हो जाती है, क्योंकि वो आपका कंप्यूटर से ही 70% मिल जाता है मैटर। लेकिन ये धीरे धीरे आपका कंप्यूटर में इकट्ठा होता चला जा रहा है और आपके कंप्यूटर में स्पेस कवर कर रहा होगा, उसी स्पेस को हम लोग कुकीज़ कहते हैं। तो नेट पे जब आप लोग काफ़ी दिन तक सर्फ करें तो आपके नेट में हार्ड डिस्क में स्पेस कवर करता रहेगा। आप लोग इंटरनेट सेटिंग्स में जाइए और यहाँ से आप लोग क्लिक करके अपनी कुकीज़ को डिलीट कर सकते हैं। डिलीट कुकीज़ पे जाकर आप लोग क्लिक कर दीजिए, तो जो भी आपने डेटाबेस, फाइल्स, पासवर्ड ये सब सेव किए थे वो सब कुछ नेट से आपके लिए खाली हो जाएगा, स्पेस बन जाएगी आपके। ये आपके फ़ोन में भी होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो ये होता है आपका कुकीज़। तो कुकीज़ के ऊपर कोई क्वेश्चन रहा होगा तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ये भी हो सकता है कि कुकीज़ को हम डिलीट कर सकते हैं कि नहीं, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं। कुकीज़ क्या है ये भी आता है, इंटरनेट से कुकीज़ कहाँ से डिलीट होती है इसका भी आता है। ये सारी चीज़ें हम लोगों के पास रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चंस भी इस बार कई सेट्स में पूछा गया है। प्लगइन्स इज़ सपोर्टेड बाय क्रोम। प्लगइन्स क्या होता है, इसे प्लगइन्स भी कहते हैं, ऐड ऑन्स भी कहते हैं, बहुत सारी जगह पे इसका नाम ऐड ऑन्स भी है, और कहीं कहीं पे एक्सटेंशंस भी कहते हैं, एक्सटेंशन भी इसी का नाम है। तो क्या ये सपोर्ट करते हैं, तो पहले तो इनका मतलब समझ लीजिए ये होता क्या है। प्लगइन्स एक छोटे छोटे सब रूटीन्स कह सकते हैं या सब प्रोग्राम्स कह सकते हैं जो आपके ब्राउज़र के लिए आप इंस्टॉल कर लेते हैं। आप क्रोम्स खोलिए और क्रोम्स में लिख लीजिए प्लगइन्स। तो प्लगइन्स जैसे ही आप लिखेंगे प्लगइन्स फॉर क्रोम, तो आप देखेंगे प्लगइन्स की साइट आ जाएगी जो क्रोम के द्वारा ही क्रिएट की गई है। ये रहे एक्सटेंशंस। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सटेंशंस मिलने वाले हैं। ये एक्सटेंशंस अलग अलग चीज़ों के लिए बनाए गए हैं। आप कोई भी डाल दीजिए प्लगइन्स फेसबुक, और जैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ फेसबुक का प्लगइन्स आपको मिल जाएगा। अब इसे आप लोग जैसे इंस्टॉल कर लेंगे, जैसे यहाँ पर आपको प्लगइन्स दिखाई देगा, ये देखिए ये सोशल फिक्सर फॉर फेसबुक है। आप जैसे इसे ऐड कर लेंगे ये आपके क्रोम में ऐड हो जाएगा और इधर पे दिखने लगेगा यहाँ पर। अब इससे फ़ायदा क्या रहता है कि अगर आपको वो साइट या वो पर्टिकुलर चीज़ डायरेक्ट खोलनी है तो आपको वो वेबसाइट या वो कानपुरी सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट क्लिक कर दीजिए
और वो वेबसाइट्स आपके स्क्रीन पर तुरंत ओपन हो जाएगी, या वो प्लगइन्स जो काम करता है वो अपने आप एक्सेस होने लगेगा। जैसे अगर मेरे को कोई चीज़ यहाँ पे टाइप करनी या सर्च करनी होती थी तो मेरे को लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने एक माइक्रोफोन का प्लगइन्स, वॉइस सर्च का प्लगइन्स इंस्टॉल कर लिया है। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, यूट्यूब चैनल, और देखिए उसने तुरंत यूट्यूब चैनल के नाम से तुरंत सर्च कर लिए। चलिए क्लियर। मिनेश सचान, मिनेश सचान, मैंने जैसे लिखा उसने सर्च किया, लेकिन एक्चुअली वो मिनेश सचान को नहीं, क्योंकि उसका स्पेल थोड़ा सा अलग रहता है तो वो दूसरे नाम से सर्च कर पा रहा है। फ़िलहाल आपको समझ आ गया होगा कि प्लगइन्स इस तरह के छोटे छोटे डिवाइसेस हैं। एक प्लगइन्स मैं आपको बहुत अच्छा बता रहा हूँ और वो है जावास्क्रिप्ट ब्लॉकर या स्विच करने का। इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा, ये बहुत हेल्पफुल होता है। ये हेल्पफुल इसलिए होता है कि बहुत सारे लोग जब इंटरनेट पर, खासकर आपके फ़ोन में भी होता है जावास्क्रिप्ट ब्लॉकर, तो ये इंस्टॉल करने से फ़ायदा ये रहता है कि जब कभी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो उस वेबसाइट्स में बहुत सारे एड्स लगे होते हैं। कोई भी वेबसाइट्स खोलिए, उस वेबसाइट्स के अगल बगल खूब सारे एड्स लगे होंगे। आप लोगों को वो एड्स नहीं चाहिए, वेबसाइट्स में वो इधर उधर जो साइड में ऐड आ जाते हैं वो एड्स नहीं चाहिए, तो आप इसको ब्लॉक कर दीजिए। जैसे ही मैं ब्लॉक कर दूंगा जावास्क्रिप्ट का ऐड, तो आप लोगों के वो सारी वेबसाइट्स में जो ओरिजिनल कंटेंट है सिर्फ वही दिखेगा, अगल बगल जो एड्स चल रहे होते हैं वो सब गायब हो जाएंगे। तो आपको पेज कंटेंट अच्छा मिलता है। दूसरी चीज़ है, आसपास के एड्स भी नहीं रहते हैं। लेकिन अगर आप कोई बैंकिंग या ट्रांजेक्शन से जुड़ी हुई वेबसाइट्स है तो उसमें जावा हमेशा ऑन रखिए, बिकॉज वो वेबसाइट जावा पर ही बेस्ड होती है। आप जावा ब्लॉक कर देंगे, वेबसाइट ही नहीं काम करेगी। ये काम ही काम आता है जब कभी आप लोग कोई मूवी वगैरह सर्च कर रहे होते हैं, कोई गाना सर्च कर रहे होते हैं, तो आप सर्च कुछ कर रहे होते हैं, खुलता कुछ और है, तो उस समय केस में ये प्लगइन्स बहुत हेल्पफुल है। तो आई थिंक प्लगइन्स क्लियर हो गया होगा होता क्या है। नेक्स्ट है, इसमें क्वेश्चन था क्या प्लगइन्स क्रोम को सपोर्ट करता है। डेफिनेटली प्लगइन्स क्रोम के लिए भी बना होता है और साथ ही साथ आप लोगों का ओपेरा के लिए भी, ये सभी के प्लगइन्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेलनेट। अब टेलनेट एक ऐसा टॉपिक है जो अभी रिसेंटली ऐड हुए हैं सारे। बहुत सारे व्यूअर्स यही कहते हैं कि सर टॉपिक्स अपडेट नहीं हुए और ये सारी चीज़ें। तो मैं आपसे ये सिंपल सा क्वेश्चन करता हूँ कि जो मैं अभी कुछ टॉपिक्स दिखाने जा रहा हूँ ये हर बार क्यों पूछा जाता है। जैसे सबसे पहला आप लोगों को कर्नल पे क्वेश्चंस आते हैं। अब नए टॉपिक्स में आपको ये मिलेगा। रिपीटर पे भी क्वेश्चन आते हैं, जबकि ये सारे टॉपिक्स नहीं थे। हाइबरनेट, ये विंडोज़ का टॉपिक है, लेकिन विंडोज़ के टॉपिक्स में हाइबरनेट कभी पूछे नहीं जाते थे, अभी पूछे जाने लगे हैं। मल्टीप्लेक्सर, ये टॉपिक्स भी कवर आ गए हैं। साथ ही साथ डुप्लेक्स वगैरह तो आपको हर उसमें मिलेगा। ये तो मैं ऐसे ही आपको बता देता हूँ, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा। डुप्लेक्सेस क्या होते हैं, जब कभी डेटा एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में फ़्लो करता है, अगर उसका एक ही डायरेक्शन है, जैसे कि मान लीजिए कि आप लोगों के पास टेलीविजन्स हैं, तो हम लोगों के पास डेटा सिर्फ इंटरनेट से आता है उस पर, या यूँ कहिए कि ब्रॉडकास्ट होकर सिर्फ आता है, तो वो एक सिंप्लेक्स डुप्लेक्सर कहलाता है। हाफ डुप्लेक्सेस वो होते हैं जिसमें कि आपका डेटा एक के पास से डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जाता है और दूसरे से आता है, लेकिन एक समय पे एक बार। जैसे वॉकी टॉकी है, तो वॉकी टॉकी पे आप जब बोलते हैं तो दूसरा आदमी सिर्फ सुन सकता है, वो नहीं बोल सकता, और जब वो बोलता है तो आप सुन सकते हैं। फुल डुप्लेक्स जैसे आपका मोबाइल फ़ोन, इसमें एक ही समय पे बोल और सुन दोनों सकते हैं। तो ये इस तरह के डिवाइसेस को अलग अलग किया गया है डुप्लेक्सर्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। OSI मॉडल्स पे क्वेश्चन आ गए हैं, तो आप लोगों को ये पूरी एक लिस्ट है जो कि मैं अपने व्यूअर्स या अपने CCC के मॉडल में देता हूँ मैं सारा। कुछ नए फुल फॉर्म्स हैं जो हर बार पूछे जाते थे, लेकिन अब ऐड हो गए हैं सारे। गवर्नेंस के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, लेकिन ये पहले भी आते थे, लेकिन बच्चों को ये पता ही नहीं रहता था अच्छा ये तरह भी आते हैं। जैसे कि इस पिछले वाले इसी मंथ में जो क्वेश्चन एक आया था B2C के बारे में, बिजनेस टू कंज्यूमर। तो अगर आपका गवर्नमेंट के पास कोई स्कीम रहती है तो वो स्कीम्स गवर्नमेंट अपने कंज्यूमर यानी उपभोक्ताओं तक पहुंचाती है, तो वो G2C कहलाती है। G2C का मतलब है गवर्नमेंट टू कंज्यूमर। तो ये सब छोटे छोटे फुल फॉर्म्स हैं, ये ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ये मैं अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा।
नेक्स्ट, टेलनेट के बारे में बात हो रही थी। टेलनेट जो है वो आप लोगों का एक रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर होता है। जैसे कि आप लोगों का मान लीजिए कि आप लोगों को पहले ये ज़्यादा यूज़ होता था, अब तो आजकल रिमोट एक्सेस करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल है। तो ये विंडोज़ के साथ अवेलेबल रहता था और इस सॉफ्टवेयर की खासियत रहती थी कि आप दूर से ही अपने सिस्टम को एक्सेस कर सकते थे। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा रिमोट एक्सेस सॉफ्टवेयर है। 4 सॉफ्टवेयर्स के नाम दिए होंगे, तो टेलनेट है। आज की डेट में लोग बहुत सा अलग अलग सॉफ्टवेयर्स भी यूज़ करते हैं। आप लोग फ़ोन पर भी दूसरे फ़ोन से कांटेक्ट कर सकते हैं या उसके फ़ोन को एक्सेस कर सकते हैं। उसके लिए टीम व्यूअर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है ओएस का फुल फॉर्म, ये हर पेपर में आया है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट एक क्वेश्चन हर बैंक वाला जो है वो हर टॉपिक में या हर सेमेस्टर में आ ही रहा है, हर पेपर में आ रहा है कि बैंक इंटरेस्ट देता है। बैंक इज़ पेइंग इंटरेस्ट इन। बैंक किस पर इंटरेस्ट देता है? सेविंग पे देता है या फिर आप लोगों के करंट पे देता है? इस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो आपको पता है कि बैंक जो है वो आपके फिक्स डिपॉजिट पर और सेविंग डिपॉजिट पर, करंट डिपॉजिट पर, आरडी डिपॉजिट्स पर, इन सब में इंटरेस्ट देता है। लेकिन करंट पर इंटरेस्ट ना देकर वो उसके अंदर मेंटेनेंस चार्जेस और जोड़ देता है। करंट अकाउंट जिसे आप चालू खाता कहते हैं, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसमें क्वेश्चन इसी तरीके था कि बैंक अकाउंट सेविंग अकाउंट पर ब्याज देता है या बैंक अकाउंट करंट अकाउंट पर ब्याज देता है कि नहीं देता। सबसे ज़्यादा ब्याज किस पर देता है? आपको ये भी पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा ब्याज जो होता है वो आप लोगों का एफडी यानी फ़िक्स डिपॉजिट पर रहता है। लेकिन फ़िक्स डिपॉजिट और आरडी का ब्याज एक ही रेट पे होता है। फ़िक्स डिपॉजिट अगर 8% चल रही है किसी बैंक में तो वहाँ पे रिकरिंग डिपॉजिट भी 8% ही चल रही होगी। लेकिन फ़िक्स डिपॉजिट में एक बार में पूरा पैसा जमा कर देते हैं तो ब्याज ज़्यादा बन जाता है। आरडी में हर महीने किस्त के रूप में पैसा जाता है तो थोड़ा थोड़ा करके पैसा पहुँचता है, इसलिए ब्याज कम जनरेट होता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट बराबर है। क्वेश्चन ये भी आता है कि बैंक किस पर ब्याज लेता है, तो उसमें भी अलग अलग ऑप्शंस दिए होंगे। तो आपको पता है कि बैंक सभी लोन्स पर ब्याज लेता है, तो जितने भी लोन्स बैंक देगा वो सब पर ब्याज लेगा। एक क्वेश्चन और आया था कि बैंक जो है वो ब्याज किस बेस पे कैलकुलेट करता है। अब मैं आपको ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ये बहुत जनरल अवेयरनेस के लिए भी है। तो बैंक जो ब्याज देता है या आप देने की बात हो रही है यहाँ पर, तो आपके जैसे सेविंग अकाउंट है तो सेविंग अकाउंट पर जो ब्याज मिलता है वो आपको क्वार्टरली काउंट होता है, यानी 3-3 महीने में वो ब्याज कैलकुलेट होता है और 3 महीने का ब्याज जो है वो जोड़ दिया जाता है, फिर वो कंपाउंड कर दिया जाता है। लेकिन आप अगर अपनी पासबुक अगर एंट्री कराने जाएंगे तो 3 महीने पर आपको उसकी एंट्री नहीं मिलेगी, 6-6 महीने पे वो एंट्री करता है पासबुक में। तो ये भी एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड कैसे करता है 3-3 महीने में। लेकिन आपको एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट बता दें कि जब बैंक से ब्याज लेने की बात आती है, यानी कि बैंक आपसे जब ब्याज चार्ज करता है तो उस केस में वो मंथली चार्ज करता है। जैसे आपको अगर बैंक लोन दे रहा है, पर्सनल लोन या समथिंग, तो आपको पर मंथ के हिसाब से ब्याज चार्ज करेगा। अब यही तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है। आप लोग जैसे देखते हैं कार लोन या हाउसिंग लोन, वहाँ पे लिखा है 8%, तो 8% सालाना नहीं है, वो सालाना तो है लेकिन वो कंपाउंड होगा हर महीने। अब कंपाउंड का मतलब आप लोग इस समय समझ लीजिए कि जैसे किसी आदमी ने जनवरी में लोन लिया 1 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए का लोन ले रखा है उसने और उसको ब्याज देना पड़ रहा है 10%, या हम सिंपल कर लेते हैं 12%। तो 12% का मतलब 1% 1 महीने का, तो 1 महीने का जो भी आपका इसका ब्याज निकलेगा, मान लीजिए 1 लाख का 1% आ गया 1000 रुपये, तो जनवरी में उसका जो इंटरेस्ट बनकर तैयार हो जाएगा वो 1,01,000 रुपये हो जाएगा। फिर ये पैसा फरवरी का प्रिंसिपल बन जाएगा। अब 1,01,000 रुपये पर उसका फिर से ब्याज लगेगा 1%। तो इस तरीके करके वो हर महीने कंपाउंड कर लेता है और ये काफ़ी बड़ा अमाउंट हो जाता है। बड़ा अमाउंट इसलिए क्योंकि देखने में तो आदमी सीधा सीधा कर लेता है 12% यानी 1 लाख का 12% यानी 12,000 रुपये हो गया, लेकिन जब एक्चुअली आप कंपाउंड करोगे तो वो 14,500-15,000 तक पहुंच जाता है वो, क्योंकि वो मंथली कंपाउंड करता है। तो ये लेने और देने वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा आपको। नेक्स्ट है इंश्योरेंस। क्या हेस्ट यानी कि डकैती पे इंश्योरेंस होता है? ज़रा आप लोग बताइए मुझे। अब इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा डिस्प्यूट होता है कि अगर आप लोग बैंक में कोई लॉकर ले लेते हैं और उस पर कोई भी सामान रखते हैं तो उसके अंदर अगर चोरी हो जाती है, बैंक में लूट हो जाती है,
तो आपकी ज्वेलरीज जो रखी हुई है या फिर लॉकर में जो कैश रखा, कुछ भी रखा हुआ, क्या वो इंश्योर्ड होता है? तो आपको पहले तो ये चीज़ बता दें कि ये चीज़ इंश्योर्ड पूरी नहीं होती, और इंश्योरेंस भी अगर तभी होता है जब आप लोगों ने लॉकर ले लिया, लेकिन लॉकर लेने के बाद उस पर ज्वेलरी इंश्योरेंस अलग से आप लोग उसमें ऐड करवाते हैं। तो आपने एक ज्वेलरी इंश्योरेंस, पहले आपको अपना इंश्योरेंस कंपनी से कॉन्टैक्ट करके ज्वेलरी इंश्योरेंस कराना पड़ेगा। लॉकर में ज्वेलरी इंश्योरेंस भी जो होता है वो पूरा नहीं होता, वो भी 25% होता है, यानी 1 लाख की ज्वेलरीज अगर चोरी हो गई तो 25% ही रिटर्न करेगी वो। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। कैश और लॉकर में अगर आपने कोई भी इंश्योरेंस नहीं कराया है, सिर्फ लॉकर ले लिया है और आप लोग लॉकर्स की पेमेंट दे रहे हैं, तो आपको बता दें कोई भी उसका इंश्योरेंस बैंक कवर नहीं करता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और जानने के लायक भी है, क्योंकि अक्सर इस तरह के केसेस देखे जाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट सर्च इंजन कौन सा है? और पहले तो सिर्फ यही पूछते थे, इस बार उन्होंने साल भी पूछ लिया। तो आर्ची जो है वो आपका पहला फर्स्ट सर्च इंजन है, जो 10 सितंबर 1990 को बनाया गया। तो ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटीएम ऑटोमेटिक टेलर मशीन फुल फॉर्म आया है। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ये फुल फॉर्म आया है। तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं मिस्टर इमरान के द्वारा भेजे गए हैं। थैंक यू इमरान। आगे के क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नमन के द्वारा भेजे गए क्वेश्चंस हैं, ये सारे स्टूडेंट्स ही हैं। हाइड की गई फ्लाइट नहीं है, ये हाइड की गई स्लाइड को क्या प्रिंट किया जा सकता है? ट्रू या फॉल्स? जरा आप लोग बताइए। अगर आप लोगों ने पावर पॉइंट में कोई स्लाइड बनाई है और अगर उसे आप लोग हाइड कर सकते हैं या हाइड करते हैं तो क्या उसे प्रिंट कर पाएंगे? देखिए ध्यान से, बहुत सिंपल है। ये रहा पावर पॉइंट। पावर पॉइंट पे मैंने यहाँ पर आइस एकेडमी ये पहली स्लाइड बना दी और ये सेकंड स्लाइड बना दी। लेट्स स्टार्ट। मैं इस स्लाइड को हाइड कर देता हूँ। हाइड करना बहुत आसान है, इसके ऊपर राइट क्लिक करिए, हाइड स्लाइड पे चले जाइए, हाइड हो जाएगा। या फिर दूसरा ऑप्शन ऊपर भी दिया रहता है, और वो दिया रहता है आप लोगों का कि आप लोगों को स्लाइड्स पे जाकर हाइड स्लाइड यहाँ से भी ले सकते हैं, स्लाइड शो पे जाकर। तो हाइड स्लाइड से क्या होगा, जब प्रेजेंटेशन रन कराएंगे तो ये वाली जंप हो जाएगी, इस पर आएगा ही नहीं, वो पहला फिर तीसरा आ जाएगा। लेकिन जब हम प्रिंट कराते हैं, ये रहा प्रिंट, और प्रीव्यू देखते हैं पहले। तो देखिए प्रिंट प्रीव्यू पे मैंने यहाँ हैंडआउट्स कर लिया। आप लोगों को ये क्वेश्चन भी इस बार पूछा गया था कि मैक्सिमम नंबर ऑफ हैंडआउट्स कितने होते हैं स्लाइड्स में, तो 9 हैं। अभी अगर आप 1 कर लेते हैं हैंडआउट्स तो एक पेज पर एक ही स्लाइड आएगी, लेकिन अगर आप लोग 2 कर लेते हैं तो एक पेज पे 2 स्लाइड्स आ जाएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं ना, सेकंड वाली भी तो प्रिंट हो रही है हाइड होने के बावजूद, तो प्रिंट तो वो हो ही जाएगी। तो इसका सही जवाब है, हाइड की गई स्लाइड्स को क्या प्रिंट किया जा सकता है? हाँ, किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, इंस्टेंट मैसेजिंग का क्या तात्पर्य है? क्वेश्चन ऐसा नहीं रहा होगा, इंस्टेंट मैसेजिंग से आया था तो मैंने बस इतना लिखा था इंस्टेंट मैसेजिंग, तो मैंने उसको पूरा कर दिया। तो देखिए इंस्टेंट मैसेजिंग के बारे में पहले थोड़ा सा समझ लीजिए होता क्या है। विकिपीडिया में अवेलेबल है। इंस्टेंट मैसेजिंग टेक्नोलॉजी इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट, जो हम लोग ऑनलाइन बातचीत करते हैं, दैट ऑफर्स रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन। रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन का मतलब है उसी समय लाइव, जैसे आपने कुछ लिखा तो तुरंत वहाँ पहुँच गया। ऑफलाइन नौकर नहीं किया आपने, ईमेल की तरह भेजा फिर उसने रीड किया। ओवर द इंटरनेट अ लैंड मैसेंजर्स ऑपरेट इन अ सिमिलर वे। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि इंस्टेंट मैसेजिंग करने के लिए आपके पास नेट होना चाहिए। अगर मैं अपने एक लोकल ऑफिस में लैंड बना लेता हूं और अपने एम्प्लॉयज़ के साथ बातचीत करना चाहता हूं तो मैं उनसे भी कर सकता हूं बिना इंटरनेट के, बट बिकॉज मेरा एक अपना लोकल एरिया नेटवर्क है, मैंने अपने बीच में एक IM यानी इंस्टेंट मैसेंजर इंस्टॉल कर रखा है। और इनका एडवांस ऑप्शंस दिया गया है कि आप आजकल इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू फाइल भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आप लोग व्हाट्सएप से नहीं भेजते PDF वगैरह, साथ ही साथ आप लोग अपने हाइपरलिंक्स ये भी आप लोग भेज सकते हैं या यूज़ कर सकते हैं। VoIP कॉल्स, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स। VoIP जो होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल्स, आजकल VoIP कॉल्स जैसे व्हाट्सएप से आप वीडियो चैट करते हैं तो उसके लिए आप लोगों को टॉक टाइम थोड़ी रिचार्ज कराना पड़ता है, वो VoIP कॉल्स कहलाती हैं। और वीडियो चैट तो करते ही करते हैं ये सारी चीज़ें। तो ये है इंस्टेंट मैसेजिंग। तो जब इसका क्वेश्चन आया तो आप अपने दिमाग में व्हाट्सएप वगैरह समझ के रखिएगा कि हाँ, इसी को बिहाफ में रखकर हमें जवाब देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंट्रोल प्लस इक्वल टू किसकी शॉर्टकट की होती है? अब कंट्रोल प्लस इक्वल टू, अगर आप लोग एक्सेल ओपन करें और एक्सेल पे कुछ
नंबर्स टाइप कर लें यहाँ पर ऐसे, इस तरीके से, और कर्सर को यहाँ रखें और कर दें कंट्रोल प्लस इक्वल टू। जैसे ही आप लोग, सॉरी ये ऑल्ट प्लस इक्वल टू है, आप जैसे ही यहाँ पे रख के ऑल्ट प्लस इक्वल टू बटन दबाएं, आप लोग देखेंगे कि ऑटोमेटिकली ये सम हो गया। तो ऑटो सम का काम ही यही है। ऑटो सम की अगर आप शॉर्टकट की देखें, जब मैं यहाँ पे कर्सर रखकर ऑटो सम पे रखता हूँ माउस, तो आप देखिए यहाँ लिख कर आता है सम के लिए ऑल्ट प्लस इक्वल टू। तो ऑल्ट प्लस इक्वल टू शॉर्टकट की होती है ऑटो सम की। तो ऑटो सम के लिए हमें ऑल्ट प्लस इक्वल टू यूज़ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तावेजों को सहेजने की कुंजी है। ये थोड़ा टिपिकल हिंदी में लिखा है। कुल मिला के फाइल सेव करने की शॉर्टकट की क्या है? तो आप सब लोग जानते ही हैं, कंट्रोल प्लस एस, ये फाइल सेव करने की है। अच्छा, आप लोग क्या बता सकते हैं सेव एज की शॉर्टकट की क्या है? सेव और सेव एज। सेव में आपने अभी तो बनाया, मैंने कंट्रोल एस दबाया, सेव हो गया। लेकिन मैं चाहता हूँ मेरी ये फाइल दोबारा सेव हो एक नए नाम से, तो अब हम कंट्रोल एस नहीं करेंगे, कंट्रोल एस से नया नाम नहीं पूछता। हम लोग सेव एज बटन के लिए कीबोर्ड की F12 दबाएंगे और वो आपसे फिर से नाम पूछेगा और आप लोग वो नाम डालकर जब भी सेव कर देंगे तो आपके फाइल 2 बार सेव हो जाएगी। तो ये है शॉर्टकट की। बैंक लोन नहीं देता है। किस पर लोन नहीं देता है? वो आप लोगों के पास ऑप्शन दिया होगा, एजुकेशन, कार और इसी तरह का होगा। फ़िलहाल इसमें एक ऑप्शन आता है आप लोगों का गैम्बलिंग। तो गैम्बलिंग पर लोन नहीं देता वो। गैम्बलिंग यानी कि आप लोग जो बहुत सारे लोग जुआ वगैरह खेलते हैं, तो बैंक उसके लिए कोई लोन प्रोवाइड नहीं करता। नेक्स्ट है 15 किलोमीटर के क्षेत्रफल में प्रयोग किए जाने वाले नेटवर्क को क्या कहते हैं? कुल मिलाकर अगर आप कोई बड़ा नेटवर्क बना रहे हैं तो उसको हम लोग क्या नाम देंगे? इसके लिए ये रेंज बहुत डिस्प्यूटेड रहती है, तो मैंने ये गूगल से ही आपको कैटेगराइज करके दिखा दिया। अगर 100 मीटर तक की रेंज है तो आपका नेटवर्क लैन कहलाएगा, और अगर 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर तक है तो भी कैंपस लैन कहलाएगा वो। ठीक है, बहुत सारी जगह इसे कैन भी कहते हैं, कैंपस एरिया नेटवर्क। अगर 100 किलोमीटर तक है तो फिर हम उस कंट्री की लोकेशंस को कवर करता है, तो वो वैन बन जाता है। और इसी तरीके से तो अगर आप लोग इसको अलग अलग साइट्स पे देखेंगे तो सभी ने अपने अपने मेथड से समझाया है। तो आपको ये तो समझ आ रहा है कि लैन जो है वो 1 किलोमीटर और इस तरह के एरिया को कवर करता है। वैन के लिए भी देखिए उन्होंने कितना बड़ा नेटवर्क दिखा दिया है कि वैन्स जो है वो अगर कॉन्टिनेंट वाइज भी कवर करता है तो अगर आप 1000 किलोमीटर आ जाता है। मैन जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरियाज़ कवर करता है, जिसमें कि 2 या 2 से ज़्यादा लैंड्स जो हैं जो आप लोगों का मैन में स्प्लिट हो जाते हैं, यानी कि 5 से 50 किलोमीटर तक के डायमीटर्स को मैन्स में यूज़ किया जाता है। लेकिन मैन जो है वो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशंस का नहीं होता है, कई लैंड्स मिल जाते हैं, कई अलग अलग कंपनीज मिलकर बना लेते हैं। तो ये है इसका। तो आपका 15 किलोमीटर में तो आपका लैन तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए हम लोगों ने इसको वैन कह सकते हैं। अगर कैन यानी कैंपस एरिया अगर दिया गया है तो भी ये काम नहीं करेगा। कैंपस एरिया में भी हमारे पास 1 किलोमीटर से ज़्यादा बड़ा कैंपस नहीं होता। नेक्स्ट, स्प्रेडशीट प्रोग्राम में टेक्स्ट की डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होती है? अब ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट टाइम मैंने पूछा भी था, बच्चों को बताया भी था। शुरुआत के पेपर्स में देखेंगे कि अगर आप लोग एक्सेल पे काम करते हैं और एक्सेल में अगर आप लोग कोई भी नाम लिखते हैं और एंटर करते हैं तो आप देखते हैं कि वो सेल के लेफ़्ट में आ जाता है। लेकिन अगर कोई नंबर लिखते हैं तो आप देखते हैं कि वो ऑटोमेटिकली सेल के राइट में आ जाता है। तो जो टेक्स्ट है वो लेफ़्ट में जाता है और जो नंबर्स है वो राइट में आता है। तो टेक्स्ट के बारे में पूछा गया है, तो इसका सही जवाब आपको पता ही चल गया कि लेफ़्ट होती है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है आप लोगों का MIPS। तो MIPS का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका फुल फॉर्म है मिलियन, एक सेकंड, हाँ, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। ये बेसिकली आप लोगों का डेटा फ्लो करने की स्पीड होती है। जैसे इंटरनेट पर हम लोग स्पीड देखते हैं तो वो kbps और इन सब में दिखाता है, वैसे ही ये भी वही है, मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड। नेक्स्ट, चल रही स्लाइड्स में शॉर्टकट मेनू देख सकते हैं। बिल्कुल राइट क्लिक करके आप लोग स्लाइड्स का शॉर्टकट बिल्कुल देख सकते हैं, तो ये भी सही है। तो ये ट्रू फॉल्स में रहा होगा। नेक्स्ट,
इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? ये सिंपल है, आपके पास 4 आउटपुट डिवाइसेस दिए, 3 आउटपुट होंगे या यूँ कहिए कि 3 इनपुट होंगे और 1 आउटपुट होगा, तो कौन सा नहीं है इस तरह का बताना होगा। जैसे अगर मैं आपको इसको अपनी तरफ से दिखाऊं कि इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया माउस, मॉनिटर, प्रिंटर और लिख दिया प्लॉटर। माउस की जगह मैंने यहाँ पे कर दिया जॉयस्टिक। तो आप बता सकते हैं आंसर क्या होना चाहिए, कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? जाहिर है मॉनिटर आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, जॉयस्टिक इनपुट डिवाइस होती है। तो इस तरह का क्वेश्चंस आता है। बैंक किस पर ब्याज देता है, ये ऑलरेडी हम लोग अभी डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, एक चीज़ और, जो भी मैंने क्वेश्चंस रिपीट हुए, जैसे कुछ बच्चों ने भेजा है अब या कुछ बच्चे करके आए, तो अलग अलग सेंटर्स में अगल बगल बैठे हैं, तो कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी हो जाते हैं। तो वो क्वेश्चंस मैं बार बार दोहराने की जगह उसे फ़िल्टर कर रहा हूँ। तो आप लोग ये मत सोचिए कि क्वेश्चंस कम हैं तो ये ज़्यादा नहीं पढ़ना। आप जब पढ़ने के बैठें तो वो पहले यहाँ से शुरू करिएगा, क्योंकि अगर मैं वो उस क्वेश्चंस को ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ तो मैं उस क्वेश्चंस को नीचे फिर से डिस्कस नहीं कर रहा। तो इसीलिए आप क्वेश्चंस शुरू से शुरू करिएगा और ऊपर से लेते चले जाइए, क्योंकि क्वेश्चंस एक ही बार क्वेश्चंस को 4-4 बार दोहराने से लंबा हो जाएगा और कोई फ़ायदा नहीं है, जबकि आप लोगों को उसको बार बार आंसर्स देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है, ब्याज किस पर देता है बैंक, ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ब्याज अर्धवार्षिक, क्वार्टरली, हाफ ईयरली लगता है, ये भी मैं अभी बताया। नेक्स्ट है MISP का फुल फॉर्म बताइए, ये भी बहुत बार आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, जो आपको इंटरनेट सेवाएं दे वही है आपका ISP। जैसे आप एग्जाम्पल के रूप में जियो। ईमेल का फुल फॉर्म सबको पता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है। नेक्स्ट है मॉडेम, शॉर्ट फॉर्म होता है। मॉडेम किसका होता है, तो मॉडेम का शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो होता है मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। इसके ऊपर कल मैंने थोड़ा सा बताया भी था कल के क्वेश्चंस में कि मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है क्या है। कैरियर वेव्स के साथ मिलकर वो सिग्नल स्ट्रेंथ बढ़ाता है और सेंड करता है, तो ये काम करता है मॉडेम। प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस है, बिल्कुल सही है। आप लोग मुझे बताएंगे प्लॉटर क्या है, क्या ये भी आउटपुट डिवाइस है? या फिर चलिए एक ऐसा कमेंट करिएगा और मुझे बताइएगा वो कौन सा डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करता है। देखते हैं कितना आता है। नेक्स्ट, प्राइमरी आउटपुट डिवाइस कौन सा है, यानी अब प्राइमरी इनपुट डिवाइस और प्राइमरी आउटपुट डिवाइस दोनों आपको पता होना चाहिए। प्राइमरी इनपुट डिवाइस जिसके बिना अगर आप कंप्यूटर ऑन करेंगे वो ऑन ही नहीं करेगा, वो होता है आप लोगों का कीबोर्ड। कीबोर्ड को प्राइमरी इनपुट डिवाइस कहा गया है। जैसे ही आप ऑन करेंगे, कीबोर्ड नहीं लगा होगा तो स्क्रीन पर तुरंत मैसेज आ जाएगा, कीबोर्ड नहीं लगा, कीबोर्ड नॉट फाउंड। प्राइमरी आउटपुट डिवाइस आपका मॉनिटर है। अब आगे के क्वेश्चंस को हम लोग फॉलो करते हैं। ये क्वेश्चंस जल्दी जल्दी आप लोग नोट कर लीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियोस में इनको इंक्लूड कर दूंगा और आप लोग खुद ही इसको पहले सॉल्व करने की कोशिश करिए। ये लगभग कुछ और भी हैं। सबसे पहला क्वेश्चंस, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रोसेसिंग इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम यूटिलिटी। वर्ड किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? पावर पॉइंट का मैक्सिमम जूम कितना है? एक्सेल में कंट्रोल W का क्या काम होता है? ये मिनिमाइज़ करता है या समथिंग। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, ओपन या क्लोज? SMTP कहाँ इस्तेमाल में आता है? IRC एक प्रकार का इंटरनेट चैट है। इनमें से कौन सी वोलाटाइल मेमोरी है? ये क्वेश्चंस हैं, ये जल्दी जल्दी आप लोग अभी, क्योंकि आज टाइम बहुत लंबा हो गया है वीडियो और मैं इसको नेक्स्ट में करूँगा। आप कोशिश करिएगा कि ये सारी, अच्छा ये क्वेश्चन बहुत अच्छा दिया इन्होंने कि ये किस तरह का दिया गया है कि एक्सेल में अगर आप इसे लिखते हैं तो इसका आउटपुट क्या आएगा। तो आप लोग ये सिंपल मैथमेटिक्स यूज़ करिएगा, लेकिन बॉड का ये कहिए कि जो बॉडमास रूल यूज़ करते हैं, ब्रैकेट ऑफ कैलकुलेटर, उसकी मदद से करिएगा। सॉरी। तो ये सिंपल से हैं, आप लोगों को यूज़ करना है। पैर नहीं लिखा है, ये पैन की आवश्यकता। पैन की आवश्यकता 50,000 के ऊपर की राशि को जमा करने, हाँ बिल्कुल सही है। और ये पैन जो है आज की डेट में अगर बैंक में 50,000 के ऊपर पैसा जमा करने जाते हैं तो आपको कंपलसरी पैन लगा होना चाहिए। तो ये सिंपल से क्वेश्चंस हैं, ये जो अलग अलग जगह से कलेक्टेड हैं। मैं आप लोगों को इसके बारे में और डिटेल में बताऊँगा कि नेक्स्ट वीडियो में। ओके, गुड बाय।